मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम जो बात करने जा रहे हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इन्वायरमेंटल लॉ यानी कि पर्यावरण कानून के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आइए आज जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है, हम शुरू करते हैं। आज हमारा पहला प्रश्न है वायु यानी कि वायु अधिनियम 1981 की धारा 2 क्या कहती है। तो वायु अधिनियम 1981 की धारा 2 में शब्दकोश हैं, ठीक है, मुख्य शब्द हैं, उन शब्दों की परिभाषा दी गई है। तो आइए देखते हैं वो शब्द कौन कौन से हैं, और ये सीधे शब्द एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। आइए, पहला शब्द जो है हमारे पास वो है वायु प्रदूषणकारी। ये वायु प्रदूषणकारी कौन है, क्या है भैया। धारा 2 की उपधारा क किसके बारे में बताती है, वायु प्रदूषणकारी के बारे में बताती है। हवा में मौजूद कोई भी ठोस, तरल या गैस, यहां तक कि ध्वनि, शोर भी, जो इंसान, जानवरों, पेड़ों, छोटे जीवों, संपत्ति या पर्यावरण के लिए खतरनाक या नुकसानदायक हो, उसे क्या कहते हैं भाई, वायु प्रदूषणकारी कहते हैं। वायु अधिनियम 1981 की धारा 2 की उपधारा क वायु प्रदूषणकारी के बारे में बताती है। अगर हमारी भाषा में हम चर्चा करें तो वायु प्रदूषणकारी, वायु का मतलब यानी कि हवा में मौजूद कोई भी ठोस हो गया, कोई तरल या कोई गैस, जो इंसान, जीव जंतु, पेड़ पौधे और हमारे वातावरण को क्या पहुंचाती, नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमारे वातावरण के लिए नुकसानदायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं, वायु प्रदूषणकारी। ठीक है, अगला शब्द हमारे पास आता है वायु प्रदूषण क्या है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन क्या है। अगर हम धारा की बात करें तो धारा 2 की उपधारा ख वायु प्रदूषण के बारे में बताती है। जब ऊपर बताए गए कोई भी वायु प्रदूषणकारी, जैसे ठोस होगा, कोई तरल होगा, कोई गैस होगा, ठीक है, अगर वो हवा में है तो ऊपर बताए गए कोई भी वायु प्रदूषणकारी पदार्थ वातावरण यानी कि हवा में मौजूद होते हैं, तो उसी स्थिति को क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहा जाता है। ठीक है, यह हमने वायु प्रदूषण के बारे में देख लिया। अगला पॉइंट है हमारा अनुमोदित साधित्र। अनुमोदित साधित्र क्या है, तो इसके बारे में धारा 2 की उपधारा ग में बताया गया। कोई भी ऐसा यंत्र या उपकरण जिसका इस्तेमाल किसी जलने वाली चीज को भड़काने के लिए या धुआं, गैस या कणों को पैदा करने या खत्म करने के लिए किया जाता है, और जिसे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस कानून के तहत इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है, उसको क्या बोलते हैं भाई, अनुमोदित साधित्र बोलते हैं। ठीक है, जो क्या करती है, धुआं, गैस या कणों को पैदा करने या खत्म करने के लिए किया जाता है, और जिसे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस कानून के तहत इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है, इसे बोलते हैं अनुमोदित साधित्र। अगला पॉइंट आता है हमारे पास अनुमोदित ईंधन। ये क्या है, तो अनुमोदित ईंधन वायु अधिनियम 1981 की धारा 2 की उपधारा घ में इसकी परिभाषा दी गई है। ऐसा कोई भी ईंधन जिसे इस कानून के उद्देश्यों के लिए राज्य बोर्ड द्वारा ऑफिशियल रूप से मंजूर किया गया है, उसे कहते हैं भाई अनुमोदित ईंधन। ठीक है, अनुमोदित ईंधन है। पांचवा पॉइंट आता है हमारा गाड़ी मोटर, स्वचालित वाहन। इसकी परिभाषा क्या है, तो धारा 2 की उपधारा ढ
तो धारा 2 की उपधारा अण, ठीक है, कै ख ग धन, ठीक है, तुण। तो मोटर गाड़ी स्वचालित वाहन 2 की उपधारा अण क्या कहती है? ऐसा कोई भी वाहन गाड़ी जिसे चलने के लिए ताकत या तो अंदरूनी इंजन से मिलती हो या किसी ऐसे सिस्टम से मिलती हो जो ईंधन को जलाकर गाड़ी को आगे बढ़ाने की शक्ति पैदा करता हो, उसे कहते हैं मोटर गाड़ी भाई, ठीक है, या स्वचालित वाहन भाई। ये आगे चर्चा करते हैं हम। अगला पॉइंट आता है हमारे पास चिमनी। चिमनी क्या है? चिमनी तो आपने देखी होगी, फैक्ट्री है कोई भी लगा रखी है और सबसे ऊंचा जो होता है जहां से धुआं निकलता है उसको बोलते हैं चिमनी। हमारे घरों में भी होती है, ठीक है, नीचे चूल्हा होता है और चूल्हे के ऊपर चिमनी ऊपर लेके जाई जाती है ताकि धुआं ऊपर जाएगा। चिमनी धारा 2 की उपधारा है, कोई भी ऐसी खुली या निकासी वाली संरचना, पाइप, नाली या रास्ता जिसके जरिए धुआं या कोई भी वायु प्रदूषणकारी पदार्थ निकलकर बाहर हवा में जाता, उसे क्या कहते हैं भाई? चिमनी कहते हैं भाई, ठीक है। तो चिमनी के बारे में हमने चर्चा की। नियंत्रण उपसकर ये क्या है? नियंत्रक यानी कि नियंत्रण उपसकर क्या है? धारा 2 की उपधारा है, क्या बताते हैं नियंत्रक उपसकर के बारे में? ऐसा कोई भी उपकरण, मशीन या सिस्टम जो कारखानों से निकलने वाले प्रदूषण को रोकने या उसके तरीके और गुणवत्ता को नियंत्रित करने में काम आता है। इसमें वे सारे साधन भी शामिल हैं जो किसी कारखाने या प्लांट को सही और सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। तो ऐसा कोई भी उपकरण, मशीन या सिस्टम जो कारखानों से निकलने वाले प्रदूषण को रोकने या उसके तरीके और गुणवत्ता को नियंत्रित करने में काम आता है, उसे क्या कहते हैं भाई? नियंत्रण उपसकर कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारे पास उत्सर्जन। ये क्या है? उत्सर्जन का मतलब है निकालना भाई, बाहर निकालना। धारा 2 की उपधारा धारा 2 की उपधारा ये में क्या कहा गया है? उत्सर्जन के बारे में कहा गया, उत्सर्जन के बारे में कहा गया। क्या बात है भाई? किसी भी चिमनी, पाइप, धुआं कस यानी कि जहां से धुआं निकलता है, या निकासी के रास्ते से जो भी ठोस, तरल या गैस बाहर निकलती है, उस बाहर निकलने की प्रक्रिया या पदार्थ को उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। तो उत्सर्जन के बारे में हमने देखा धारा 2 की उपधारा ये। औद्योगिक संयंत्र क्या है भाई? धारा 2 की उपधारा ट, ये सभी धाराएं जो हैं ये कहां पे हैं? 1981 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम? वायु अधिनियम, उसमें ये परिभाषाएं दी हुई है। तो औद्योगिक संयंत्र क्या है? धारा 2 की उपधारा ट क्या कहती है? कोई भी ऐसा प्लांट या कारखाना जिसका इस्तेमाल किसी इंडस्ट्रियल या जो व्यापारिक, जिसको कॉमर्शियल बोलते हैं, कॉमर्शियल काम के लिए किया जाता हो और जिससे हवा को गंदा करने वाले प्रदूषक बाहर निकलते हों, उसे क्या कहते हैं भाई? औद्योगिक संयंत्र कहते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा प्लांट या कारखाना जिसका इस्तेमाल किसी इंडस्ट्रियल या व्यापारिक काम के लिए किया जाता है, ठीक है, कोई भी कारखाना, कोई भी प्लांट, और जिससे हवा को गंदा करने वाला प्रदूषक बाहर निकलते हो, उसे क्या कहते हैं भाई? औद्योगिक संयंत्र। अधिभोगी क्या होता भाई? धारा 2 की उपधारा ड क्या है?
अधिभोगी। अधिभोगी का मतलब उस व्यक्ति से है जो उस कारखाने या जगह के कामकाज पर पूरा नियंत्रण रखता है, उसको कहते हैं अधिभोगी। कारखाने और कामकाज पर पूरा नियंत्रण हो, उस परिसर या किसी खास पदार्थ पर अपना कब्जा रखता हो, या तो उसका परिसर हो कारखाने का, या वहां पे जो पदार्थ बन रहा है उस पर कब्जा हो, यानी उस जगह का मुख्य मालिक या इंचार्ज जो उसे संभाल रहा है उसको क्या कहते हैं भाई? अधिभोगी कहते हैं। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। वायु अधिनियम 1981 की धारा 11 क्या कहती है, इसके बारे में चर्चा कीजिए। तो वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 11 क्या कहती है भाई? तो ये समितियों के बारे में बताती है, समितियों के गठन के बारे में बताती है भैया। प्रश्न बनेगा, वायु अधिनियम 1981 की धारा 11 कैसी समितियों के बारे में बताती है? धारा 11 का वर्णन करो। आइए, समितियों के गठन के बारे में बताती है धारा 11 की कैसे समितियों का गठन होगा, कितने सदस्य होंगे भाई। समितियों का गठन क्यों भाई? इस कानून अधिनियम को ठीक से लागू करवाने और अपने कामों को आसानी से पूरा करने के लिए बोर्ड अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग समितियों का गठन कर सकता है। ठीक है भाई, कौन सा बोर्ड? प्रदूषण, वायु प्रदूषण बोर्ड। आइए आगे देखते हैं क्या है। समितियों की संरचना कैसी होगी? 3 विकल्प हैं। ठीक है, पहले ये पॉइंट देखते हैं हम। इन समितियों में कौन कौन शामिल होंगे भाई? या तो सारे सदस्य सिर्फ बोर्ड के ही लोग होंगे, ठीक है भाई, या फिर सारे सदस्य बाहर के अन्य लोग होंगे, ठीक है भाई, या कुछ सदस्य बोर्ड के होंगे और कुछ सदस्य बाहर के होंगे, यानी दोनों मिला जुला के होंगे भाई। बैठक और कामकाज का तरीका क्या होगा इन समितियों का? इन समितियों की मीटिंग, अधिवेशन कब और कहाँ होगी और ये काम कैसे करेंगी, इनका फैसला नियमों के हिसाब से तय किया जाएगा भाई। ठीक है, फीस और भत्ते क्या होंगे? अगर समिति में कोई ऐसा सदस्य शामिल है जो बोर्ड का सदस्य नहीं है, यानी कि बाहर का सदस्य है, तो मीटिंग में आने और काम करने के बदले उसे नियमों के मुताबिक फीस और भत्ते दिए जाएंगे। बोर्ड कौन सा? वायु बोर्ड भाई, वायु प्रदूषण बोर्ड। ठीक है, समितियों की संरचना की बात करें तो 3 विकल्प हैं भाई। पहला विकल्प क्या है? सारे सदस्य सिर्फ बोर्ड के ही लोग होंगे, ठीक है, सिर्फ बोर्ड के लोग। दूसरा विकल्प सारे सदस्य बाहर के लोग हों, और तीसरा विकल्प है बोर्ड के भी और बाहर के भी हो। ये समितियों इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने में बोर्ड की मदद करती हैं और प्रदूषण नियंत्रण में काम को बेहतर बनाती हैं। तो इन समितियों का काम क्या है? ये जो कानून जो है वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981, इसको लागू करवाने के लिए समितियां क्या करती हैं? मदद करती हैं। ठीक है, किसकी मदद करती हैं? ये बोर्ड की मदद करती है। आइए, तो धारा 11 में इन समितियों का जिक्र किया गया है, समिति का जिक्र किया गया। आइए आगे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 11 क्या कहती है? सॉरी, धारा 21 क्या कहती है? धारा 11 के बारे में हमने पहले चर्चा कर ली, अब धारा 21 के बारे में क्या कहती है? सहमति की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में धारा 21 कहती है। अगर कोई व्यक्ति वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में कोई फैक्ट्री या औद्योगिक संयंत्र लगाना या चलाना चाहता है तो उसे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ध्यान रखना भाई, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पहले से अनुमति, सहमति लेनी पड़ेगी। और इस सहमति के बारे में धारा 21 बताती है, वायु अधिनियम 1981 की धारा। ठीक है, कि कोई फैक्ट्री अगर किसी राज्य में लगा रहा, कहीं पे लगा रहा, तो उस राज्य से, उस राज्य के जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उससे अनुमति लेनी पड़ेगी आपको कि हम यहाँ पे फैक्ट्री लगा रहे हैं। फिर बाद में लगा सकते हैं, पहले नहीं लगा सकते। बिना अनुमति कोई फैक्ट्री नहीं लगेगी। पॉइंट नंबर 1, अगर आपने राज्य प्रदूषण बोर्ड से अनुमति नहीं ली तो फैक्ट्री नहीं लगा सकते। आइए देखते हैं, कानून साफ कहता है कि कहाँ पे धारा 21 बताती है। कानून साफ कहता है कि बिना राज्य प्रदूषण बोर्ड की पूर्व अनुमति के
आप न तो नई फैक्ट्री लगा सकते और न ही पुरानी फैक्ट्री चला सकते। ठीक है, पहले राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति सहमति लेना अनिवार्य है। ठीक है, कुछ उद्योगों में छूट भी मिल सकती है भाई। अब कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनमें छूट मिल सकती है, बोर्ड से अनुमति नहीं लेनी पड़ती। जन विश्वास अधिनियम 2023 क्या कहती है? जन विश्वास अधिनियम 2023 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार केंद्रीय बोर्ड से सलाह करके सरकारी गजट में नोटिफिकेशन निकालकर कुछ खास प्रकार के उद्योगों को इस अनुमति से छूट दे सकती है भाई। ठीक है, केंद्र सरकार कर सकेगी, किससे? बोर्ड से सलाह लेके सरकारी गजट में निकाल देगी कि ऐसे ऐसे उद्योगों क्या दे दी, छूट दे दी भाई, आप लगा सकते हैं। बात नंबर 3, धारा 21 की पावर है। बात नंबर 3 क्या है? पुरानी फैक्ट्रियों के लिए क्या नियम है भैया? अगर कोई फैक्ट्री 1987, ध्यान रखना भाई, जबरदस्त पॉइंट कर दिया, 1987 के संशोधन कानून लागू होने से पहले से चल रही थी और तब अनुमति लेना जरूरी नहीं था, तो वह फैक्ट्री, बात नंबर 1, कानून लागू होने की तारीख से 3 महीने तक बिना अनुमति चल सकती है। ठीक है भाई, 3 महीने तक चल सकती है वो, लेकिन क्या करना पड़ेगा? और अगर वह 3 महीने के अंदर उसने अनुमति के लिए आवेदन कर दिया, तो जब तक बोर्ड उस आवेदन पर फैसला नहीं ले लेता, ध्यान रखना भाई, जब तक बोर्ड उस आवेदन पर फैसला नहीं लेता तब तक वह फैक्ट्री चलती रहेगी भाई। जबरदस्त पॉइंट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अगर 1987 का संशोधन हुआ था और उससे पहले से कोई कंपनी चल रही है, कोई फैक्ट्री चल रही है, ठीक है, और उसने क्या किया, अनुमति लेने के लिए आवेदन कर दिया, तो जब तक बोर्ड उस आवेदन पर फैसला नहीं लेता तब तक वो फैक्ट्री चल सकती है। ठीक है, ये धारा 21 बोलती है। आइए आगे चर्चा करते हैं। अब आगे धारा 21 क्या कहती है, आइए देखते हैं। आवेदन और बोर्ड की कार्रवाई क्या है? अनुमति पाने के लिए तय फीस के साथ राज्य बोर्ड के पास आवेदन करना पड़ता है। ठीक है भाई, अनुमति लेने के लिए फैक्ट्री आपने क्या कर दिया, ले ली भाई, अनुमति के लिए फीस दे दी। आवेदन मिलने के बाद राज्य बोर्ड जांच करता है। जांच के बाद बोर्ड के पास ये अधिकार होते हैं। कौन से अधिकार होते हैं? वह अनुमति दे सकता है, यह अधिकार है भाई, अनुमति दे सकता है। वह अनुमति देने से मना कर सकता है। ठीक है भाई, अगर पहले से अनुमति मिली हुई है तो उसकी म्याद खत्म होने के बाद उसे आगे जारी रखने से मना भी कर सकता है राज्य बोर्ड। ठीक है, तो ये काम बोर्ड कर सकता है। धारा 21 में ये बात कही गई। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, सुनवाई का मौका देना पड़ेगा सभी को। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर बोर्ड काम करेगा। बोर्ड अचानक से आपकी अनुमति रद्द नहीं कर सकता या आवेदन खारिज नहीं कर सकता। अगर बोर्ड ऐसा करने जा रहा है तो संबंधित व्यक्ति को अपनी बात रखने यानी कि सुनवाई का मौका का पूरा अवसर देना अनिवार्य है। संबंधित व्यक्ति बोर्ड द्वारा नोटिस, कारण बताओ, अपनी बात रखने का मौका और निष्पक्ष निर्णय, तभी कार्रवाई होगी। अब शर्त क्या है? बोर्ड जब अनुमति देता है तो उसके साथ कुछ शर्त भी जोड़ सकता है। ठीक है भाई, कौन सी शर्त जोड़ सकता है? फैक्ट्री चलाने वाले को उन सभी शर्तों का पूरी तरह पालन करना अनिवार्य है। ठीक है, अनुमति दी गई है, शर्त जोड़ सकता है। फैक्ट्री औद्योगिक संयंत्र चलाने वाले का सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य है, ये शर्त लगा सकता है। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। ये हमने धारा 21 की बात कर ली। अब अगला प्रश्न हमारा क्या है? वायु अधिनियम 1981 की धारा 28 क्या कहती है? राज्य वायु प्रयोगशाला निर्माण। धारा 28 बताती है कि राज्य वायु प्रयोगशाला का क्या होगा, निर्माण, धारा 28 में। ठीक है, आइए क्या है भाई ये प्रश्न आ सकता है कि राज्य वायु प्रयोगशाला के बारे में बताओ भाई, तो धारा 28 सीधी बात है।
यह क्या कहती है और क्यों बनाई जाती है? आइए देखते हैं। फैक्ट्रियों या अन्य जगहों से हवा में कितना प्रदूषण फैल रहा है, यह चेक करने के लिए हवा या धुएं के नमूनों की जांच करनी पड़ती है भाई कि कितना प्रदूषण फैल रहा है। इन नमूनों की सही जांच करने के लिए राज्य वायु प्रयोगशाला बनाई जाती है भाई। ठीक है, नमूने क्या करते हैं, इकट्ठे करते हैं, नमूनों की जांच की जाती है, प्रयोगशाला में जांच होती है, सही जांच और परिणाम रिपोर्ट आती है। इसलिए सही और सटीक जांच के लिए राज्य वायु प्रयोगशाला आवश्यक है। ये धारा 28 में बात कही गई है। अब इसकी स्थापना की बात करते हैं। राज्य वायु प्रयोगशाला की कैसे होती है, तो राज्य सरकार सरकारी गजट यानी कि राजपत्र में नोटिफिकेशन जारी करके खुद की प्रयोगशाला स्थापित कर सकती है। ठीक है भाई, या फिर पहले से चल रही किसी लैब या संस्था को ही राज्य वायु प्रयोगशाला घोषित कर सकती है भाई। ठीक है भाई, ये भी सरकार चाहे तो ऐसी एक या एक से अधिक लैब भी बना सकती है। ठीक है, तो राज्य सरकार क्या करेगी, गजट में नोटिफिकेशन जारी करेगी, नई प्रयोगशाला स्थापित करेगी, और या अगर कोई पहले से कोई लैब मौजूद है तो उसको राज्य वायु प्रयोगशाला घोषित कर सकती है। ठीक है, नियम कौन बनाता है भैया इसके, इन प्रयोगशालाओं के क्या काम होंगे, लैब में नमूने भेजने का क्या तरीका होगा, जांच की रिपोर्ट किस फॉर्मेट में आएगी, और लैब के खर्चे आदि के लिए नियम राज्य सरकार बनाती है, लेकिन इसके लिए उसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सलाह लेनी पड़ती है। अब नियम कौन बनाएगी, नियम तो राज्य सरकार बनाएगी, लेकिन राज्य सरकार क्या करेगी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सलाह लेके बनाएगी भी नियम। ठीक है, कार्य क्या है, नमूना लेना, विश्लेषण करना, रिपोर्ट तैयार करना। भाई किन का काम है, ये राज्य वायु प्रयोगशाला का काम है भाई। ठीक है भाई, तो सरकार बनाएगी नियम, राज्य सरकार, लेकिन सलाह किससे लेगी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सलाह लेके बनाएगी। आइए आगे चर्चा करते हैं। धारा 28 में बात कही गई, वायु प्रदूषण, हवा खराब होने को रोकने के उपाय बताइए। प्रश्न आएगा कि वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय बताइए। आइए देखते हैं क्या क्या उपाय वायु प्रदूषण को रोकने के। कानून का कड़ाई से पालन करना भाई, बात नंबर 1। बात नंबर 2, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। बात नंबर 3, गाड़ियों के धुएं पर लगाम लगाओ। बात नंबर 4, चिमनियों की ऊंचाई बढ़ाना भाई। बात नंबर 5, फैक्ट्रियों को शहर से बाहर ले जाना भाई। बात नंबर 6, साफ सफाई का ध्यान रखना। ये सब क्या है, वायु प्रदूषण के क्या है, रोकने के मुख्य उपाय है भाई। कानूनों का कड़ाई से पालन भी, सरकार ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जो वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 बनाया है, उसके नियमों का बहुत ही सख्ती से पालन कराया जाना चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण रुक सके। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, हमारे आसपास और पर्यावरण में पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाए जाने चाहिए, क्योंकि पेड़ हवा को साफ और शुद्ध करते हैं। ठीक है, गाड़ियों के धुएं पर लगाम लगाओ। गाड़ियां यानी कि यातायात के साधनों से निकलने वाली खतरनाक गैस, खासकर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा को कम करने और नियंत्रित करने के पुख्ता उपाय किए जाने चाहिए। ठीक है, जिससे क्या हो, जैसे हम ये इलेक्ट्रिक साधनों का उपयोग करते हैं, हाइड्रोजन साधनों का उपयोग, लेकिन हाइड्रोजन वाली अब तक तो आई नहीं है, लेकिन हो जाएंगे विकसित। ठीक है, जैसे ट्रेन गई है। चलो, बात नंबर 4, चिमनियों की ऊंचाई बढ़ाओ। जो फैक्ट्रियों में चिमनियां लगी हैं उनकी ऊंचाई बढ़ाओ, जिससे क्या है, वायु प्रदूषण कम हो गई। फैक्ट्रियों को शहरों से बाहर ले जाओ भाई। फैक्ट्री कहाँ पे लगानी चाहिए, शहरों से बाहर लगाओ, जिससे क्या है, वायु प्रदूषण को, और उनकी जो चिमनियां हैं उसको ऊंचाई बढ़ाओ, जिससे क्या है, वायु प्रदूषण बच सके। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखो, जिससे क्या है, वायु प्रदूषण बच सके भाई, ज्यादा नहीं फैले भाई। आइए आगे चर्चा करते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के उद्देश्य बताइए। प्रश्न आएगा सीधा सीधा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के उद्देश्य बताइए, क्यों बनाया गया था ये अधिनियम,
क्या इसके उद्देश्य थे, आइए देखते हैं। हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 51 क में यह साफ साफ कहा गया है कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि जंगलों, नदियों और वन्य जीवों की रक्षा करें तथा सभी जीवों के प्रति दया भाव रखें। ठीक है, इसी संवैधानिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बनाया गया है, ध्यान रखना। ठीक है, हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें वन, झील, नदियों और वन्य जीव शामिल हैं की रक्षा करें और सभी जीवों के प्रति दया भाव रखें भाई। ठीक है, तो इसलिए ये क्या बनाया गया है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया है। बात नंबर 1, वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण। जंगलों में रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा करना और उन्हें सुरक्षित रखना इस कानून का सबसे पहला और मुख्य काम है। किसका, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का। बात नंबर 2, शिकार पर रोक और नियंत्रण। ठीक है, जंगली पशुओं और पक्षियों के अवैध शिकार पर पूरी तरह रोक लगाने और उसे नियंत्रित करना है भाई इसका उद्देश्य। ठीक है, तीसरी बात, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य बनाना इसका उद्देश्य है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का। जानवरों के रहने के लिए नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, सेंचुरी, मृगवन आदि क्षेत्र घोषित करने की पूरी प्रक्रिया तय करता है ये कौन, वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा और जैव विविधता को सुरक्षित रखता है ताकि आने वाली पीढ़ियों की समृद्धि और संतुलित पर्यावरण का आनंद ले सकें। ठीक है, तो सीधी बात है, अनुच्छेद 51 क में कहा गया कि किसकी रक्षा करो, जंगलों, नदियों और वन्य जीवों। और वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए क्या बनाया गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, और हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो क्या करे, वन, झील, नदियों और वन्य जीव शामिल है जिसकी वो रक्षा करे और सभी जीवों के प्रति दया भाव रखे। ठीक है, और इनका उद्देश्य वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण करना, शिकार पर रोक लगाना, उद्यान और क्या है, अभयारण्य ज्यादा से ज्यादा बनाना। आइए आगे चर्चा करते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के उद्देश्य आगे देखते हैं, क्या उद्देश्य। वन्य वस्तुओं और खाल यानी कि ट्रॉफी के व्यापार पर रोक लगाना। ठीक है, यह भी इसका उद्देश्य है। जंगली जानवरों, उनके अंगों और उनमें बनी चीजें, जो जानवरों से चीजें बनती हैं को अपने पास रखने, खरीदने, बेचने और उनके व्यापार को सख्ती से क्या करना भाई, कंट्रोल करना, यह भी क्या है, इसका उद्देश्य है। जैसे उनकी खाल हो गई, उनके सींग हो गए, उनके दांत हो गए, उनकी ट्रॉफी हो गई, सिलप हो गई, तो इनको बेचना, किसी जानवर को कब्जे में रखना, खरीद फरोख्त करना, इसको भी रोकना क्या है, इसका उद्देश्य है भाई वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का 1972 का। वन्य जीव सलाहकार बोर्ड का गठन करना, यह भी इसका उद्देश्य है। हर राज्य में वन्य जीवों की देखभाल, संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक वन्य जीव सलाहकार बोर्ड बनाया जाना है। ठीक है, हर राज्य में बने। वन्य जीवों, इसका क्या काम होगा बोर्ड का, वन्य जीवों के संरक्षण पर सलाह देना कि कैसे इनको क्या किया जाए, संरक्षित रखा जाए, इनकी सुरक्षा की जाए। राष्ट्रीय उद्योगों और अभयारण्यों के प्रबंधन में मार्गदर्शन करना, यह भी बोर्ड का काम है। वन्य जीवों से संबंधित नीतियों का सुझाव देना, यह भी बोर्ड का काम है। जन जागरूकता और सहयोग बढ़ाना, ये भी क्या है, बोर्ड का काम है। कानून तोड़ने पर सजा मिलती है। आइए देखते हैं भाई, ये भी क्या, सजा देना भी इसका उद्देश्य है। अगर कोई इस कानून के नियमों का उल्लंघन करता है या जानवरों को नुकसान पहुंचाता है तो उसके लिए सजा और जुर्माने का कड़ा प्रावधान है। सजा प्लस जुर्माना, कड़ी सजा का प्रावधान है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। ठीक है, इस पूरे कानून का मकसद, मुख्य मकसद क्या है, जंगली जीवों और पक्षियों की रक्षा करना, उनकी देखभाल करना और उनका सही प्रबंधन करना, ये क्या है, इसका मुख्य लक्ष्य है। तो हम सबका कर्तव्य है
क्या कर्तव्य है हमारा? वन्य जीवों की रक्षा करें, प्रकृति का सम्मान करें, पर्यावरण को सुरक्षित रखें भाई। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं भाई। शब्दावलियां दी गई हैं कुछ इसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। तो उन शब्दावलियों के बारे में, उन शब्दों के बारे में देखते हैं कि किस शब्द का क्या मतलब है। तो पहला शब्द दे रखा प्राणी यानी कि एनिमल। प्राणी शब्द में केवल बड़े जानवर ही नहीं बल्कि सभी तरह के जीव आते हैं। जैसे कौन हो गए? स्तनधारी जीव हो गए, पक्षी हो गई, रेंगने वाले जीव हो गए जिनको सरीसृप बोलते हैं, जलस्थल चर हो गए यानी कि उभयचर हो गई भाई, मछली हो गई भाई, और जो बिना रीढ़ वाले हो गए भाई, और इन सब के बीच तथा अंडे भी इसी में शामिल है। किसमें? प्राणी में भाई। ठीक है, तो प्राणी की परिभाषा बताई गई है 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में। वहीं नंबर 2 पे आखेट यानी कि शिकार के बारे में बताया गया। शिकार की भी परिभाषा बताई गई है। कानून की नजर में जीव जंतुओं के हर रूप और उसके अंडे बच्चे सभी की रक्षा करना जरूरी है। ठीक है, वहीं हम आखेट का चर्चा करते हैं। आखेट के बारे में भी 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में बताया गया है। आखेट का मतलब है सिर्फ बंदूक से गोली मारकर शिकार करना ही नहीं बल्कि इसमें बहुत सी चीजें आती हैं। तो आखेट का मतलब ये नहीं है कि बंदूक से गोली मार दी शिकार हो गया, बल्कि इसमें और चीजें भी आती हैं। आइए देखते हैं कौन सी आती है। किसी भी जंगली या कैद किए गए प्राणी को मारना या उसे जहर देना या ऐसा करने की कोशिश करना आखेट में आता है। ठीक है, किसी जानवर को पकड़ना, कुत्तों से उसका पीछा कराना, फंदे में फंसाना, जाल डालना, आका लगाना या चारा डालकर फंसाना या कोशिश करना, या तो फंसा दिया या इन सभी कामों की कोशिश करना भी किस में आती है? आखेट में आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान रखना। इन्हीं के ऊपर केस बनाया जाता है। ठीक है, अब ऐसे मान लो किसी ने जाल लगा दिया, तो जाल लगाना क्या है? आखेट है, ये भी शिकार करना। सिर्फ गोली मारना ही शिकार नहीं है। देखो, पीछा करना किसी का, कुत्तों से पीछा करवाना, ध्यान रखना भाई, जाल डालना, फंदे में फंसाना या फंसाने की कोशिश करना, ये भी क्या है? इसी में आखेट में आता है शिकार। बात नंबर 3, किसी वन्य पशु को चोट पहुंचाना, उसके शरीर का कोई अंग ले जाना या जंगली पक्षियों और रेंगने वाले जीवों के अंडों और घोंसलों को नष्ट करना या नुकसान पहुंचाना, ये भी सभी किस में आते हैं? आखेट में आते हैं, शिकार में आते हैं भाई। मतलब किसी भी तरह के वन्य जीवों को हानि पहुंचाना, पकड़ना, उनके अंग लेना या उनके अंडे घोंसलों को नुकसान पहुंचाना भी आखेट है, और यह कानून के तहत एक अपराध है। इस बात को आप ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई आखेट वाला, जिस पर बहुत से केस बनते हैं। ध्यान रखना भाई इस पॉइंट। आइए आगे चर्चा करते हैं भाई। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा और देखते हैं। मांस क्या है भाई? परिभाषा आती है मांस की। मांस क्या है? यह मांस का दायरा बहुत व्यापक है। इसमें किसी भी जंगली या कैद किए गए प्राणी, कीड़े मकोड़े या पीड़क जंतुओं को छोड़कर, ध्यान रखना भाई, किसको छोड़ दिया? कीड़े को छोड़ दिया, मकोड़ों या पीड़क जो होते हैं जंतुओं को छोड़कर, का मांस, रक्त, चर्बी और हड्डियां सब शामिल हैं इसमें। किसमें? मांस में, मीट में। मांस हो गया, रक्त हो गया, खून हो गया, चर्बी हो गई और हड्डियां सब शामिल है, चाहे वे कच्चे हो या पकाए हुए हो, ये सब क्या है? मांस है। ठीक है, कीड़े मकोड़ों या पीड़क जंतुओं को छोड़कर क्या है? मांस, रक्त, चर्बी और हड्डियां सब क्या है? इसमें शामिल है। किसमें? मांस में। चौथा पॉइंट देखते हैं, वन्य जीव क्या है भैया? वन्य जीवों के बारे में क्या परिभाषा दी गई? वन्य जीव क्या है?
वन्य जीव के अंतर्गत पानी में जलीय या जमीन पर भू वानस्पतिक रहने वाला ऐसा कोई भी प्राणी आता है जो अपने प्राकृतिक वास जंगल या प्रकृति घर का हिस्सा है। जमीन पर रहने वाले और क्या पानी में रहने वाले ऐसा कोई भी प्राणी आता है जो अपने प्राकृतिक वास जंगल या प्राकृतिक घर का हिस्सा है, वो क्या है? वन्य जीव। पॉइंट आता चिड़ियाघर। चिड़ियाघर की परिभाषा पूछी गई, बताई गई यहाँ पे, कहाँ पे? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। चिड़ियाघर वह जगह है चाहे एक जगह स्थिर हो या घूमने वाली यानी जंगम होती है, जहां जंगली जानवरों को कैद करके आम लोगों को दिखाने के लिए रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं? चिड़ियाघर। यह तो होगा स्थिर चिड़ियाघर, और ये होगा घूमने वाला चिड़ियाघर, जंगम चिड़ियाघर। ये सर्कस हो गया, ठीक है, और ये ब्रीडिंग सेंटर होगा। ये सभी क्या है? चिड़ियाघर के उदाहरण। ध्यान दे, लेकिन ध्यान रहे, जो लोग लाइसेंस लेकर जानवरों को पालते या उनका व्यापार करते हैं, उनकी दुकानें या जगह चिड़ियाघर नहीं कहलाते। इस बात को भी आप ध्यान रखना। तो पालतू जानवरों को दुकान में रखना ये चिड़ियाघर नहीं है, पक्षियों की दुकान ये भी चिड़ियाघर नहीं है, सरीसृपों की दुकान ये भी चिड़ियाघर नहीं है, जानवरों का व्यापार और व्यवसाय ये चिड़ियाघर नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। प्रत जैसे जैसे खुलती जाएंगी आपको बातें समझ में आती जाएंगी और टॉपिक पर पकड़ आपकी होती जाएगी। तो पर्यावरण कानून का आज ये कुछ प्रश्न थे जो हमने देखे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक पहुंचाएं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।